गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंदर 6 चैप्टर में के बारे में पढ़ेंगे। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस चैप्टर के कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। उनका जन्म हुआ था सन 1907 में और उनका निधन हुआ था सन 2003 में। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया कि हिंदी साहित्य के अंदर हरिवंश राय बच्चन जी जो है उनका नाम एकमात्र कृति से अमर हो जाता है। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। हालांकि उन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर विपुल मात्रा में बहुत सारी कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं कि छायावादोत्तर काल के अंदर सारे कवियों में बच्चन जी जो है एक विशिष्ट सर्जक रह चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी है। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तत्पश्चात उसके अलावा उन्होंने दिल्ली में सरकारी सेवा भी दी है, आकाशवाणी और 2 अन्य स्थलों पर भी उन्होंने सेवाएं दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। यहाँ पे भारत ने एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्होंने राज्यसभा में का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक यानी कि शुरुआत की जो जॉब है उन्होंने नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। पायोनियर जो प्रेस है उसमें उन्होंने पहली जॉब उन्होंने की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था। उन्होंने लिखी हुई जो मधुशाला नामक जो कृति है, मधुशाला कृति के कवि के रूप में बच्चन जी ने उनको इतनी शोहरत मिली कि मधुशाला का सभा सम्मेलन, स्पेशल कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। लोग जो है वो बड़ी संख्या में उन्होंने ये जो सभा का आयोजन किया होगा, वहाँ पे लोग कई लोग उस सभा को अटेंड करने के लिए वहाँ पे आते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्र मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विषय विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी की थी। कहाँ पे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जोहन पेटसन नाम कवि के समग्र वाङ्मय पर उनके अंडर उन्होंने पीएचडी की पदवी प्राप्त की थी। केंद्र मंत्रालय के दिल्ली ने उनको हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है और उनको कई सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। कौन कौन से पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है? तो कि सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार। आप कोई भी क्षेत्र के अंदर जाते हो जिनका कार्य या तो फिर
जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो उनको ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे लेखक को भी ऐसे कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का नियंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जुबान पर है। ये जो काव्य पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है वो पंक्तियाँ आज भी लोगों के जुबान पर कायम है। आगे देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो उन्होंने मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह, ये जो सारे ऊपर के मैं नाम मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो सारे काव्य संग्रह में आएंगे। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, ये जो सारे हैं वो सारे काव्य संग्रह आएंगे। तो आगे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। अभी ये 4 खंड के अंदर विभाजित की गई आत्मकथा है। उन्होंने लिखी हुई आत्मकथा जो 4 खंडों में विभाजित है वो 4 खंडों का नाम अलग अलग दिया गया है। पहला खंड, ये आत्मकथा का पहला खंड का नाम क्या होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा खंड नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा खंड बसेरे से दूर और चौथा खंड 10 द्वार के सोपान तक। ये जो सारे शीर्षक दिए गए हैं वो 4 खंडों में बनाया गया है और लिखी गई यह उनकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो पहला खंड बन लिखा था आत्मकथा, उसमें से ये आत्मकथांश एक छोटा सा खंड लिया गया है, आत्मकथांश लिया गया है। किसमें से लिया गया है तो के जो आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है उन 4 खंडों में से जो पहला खंड जो है क्या भूलूं क्या याद करूं में से मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो आत्मकथांश है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इस आत्मकथांश के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम श्यामा था जो सही अर्थ में एक जीवन संगिनी थी, आदर्श जीवन संगिनी थी, जीवन साथी थी। जहाँ श्यामा जो है इस आत्मकथांश के अंदर श्यामा की बीमारी जो है वो उसकी खुद की नहीं होकर रहती, वो किसकी हो जाती है, वो बच्चन जी की बीमारी थी। वो श्यामा को जो बीमारी हुई थी वो खुद की बीमारी नहीं थी, बट वो किसकी बीमारी थी, बच्चन जी की वो बीमारी थी जो सेवा करते करते ले ली गई थी। जो बीमार बच्चन जी जिस बीमारी से जुझक रहे थे, तड़प रहे थे, वो बच्चन जी की सेवा करते करते उस समय श्यामा जी को वो बीमारी लग जाती है, श्यामा को वो बीमारी लग जाती है। इसीलिए कहा है कि वो बीमारी श्यामा की न होकर बच्चन जी की वो बीमारी थी। पर बच्चन जी जब बीमार थे, बीमारी से तड़प रहे थे और उनकी सेवा करते करते श्यामा को वो बीमारी लग गई थी।
जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा के पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। यहाँ पे बच्चन जी का यह मंतव्य कि बच्चन जी यह मानते हैं श्यामा को कि पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है, कि श्यामा जो है वो सच्ची पति की हर तरीके से उन्होंने सेवा की थी। एक पत्नी का जो कर्तव्य होता है वो बहुत अच्छी तरीके से श्यामा ने वो कर्तव्य निभाया, कर्तव्यनिष्ठ थी वो। और यही बात यहाँ इस आत्मकथांश के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ के प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है कि ये प्रस्तुत आत्मकथांश जो है, यानी कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। यहाँ मेरी बीमारी, मेरी मतलब कि कौन सा कैरेक्टर आएगा, तो बच्चन जी का कैरेक्टर आएगा कि बच्चन जी की बीमारी जो है वो श्यामा ने ले ली। श्यामा कौन? उनकी प्रथम पत्नी। ओके, तो यहाँ पे प्रस्तुत आत्मकथांश के अंदर श्यामा की जो बीमारी जो है वो दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है कि उसके बारे में एक करुण कथा बनके आप लोगों को इस आत्मकथांश के अंदर मिलेगा। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। तो दूसरी तरफ कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण यहाँ पे आपको मिलता है। जो भावना हम कहते हैं ना, का किसी दूसरे को दुखी देख के हमारे मन में भी उसके प्रति भावना जागृत हो जाती है। भावुकताशील आदमी, संवेदनशीलता कि हम लोगों को भी फील होता है, तो उसका प्रकटीकरण बहुत अच्छी तरीके से इस आत्मकथांश के अंदर लिया गया है। जो क्या मिलूं क्या याद करूं, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूं में से ये आत्मकथांश लिया गया है, जो श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि के, हिंदी साहित्य के यह सबसे प्रसिद्ध कवि जिन्होंने अपने स्मरण जो है वो बड़े रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि ने अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। यहाँ पे उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं के बारे में जो लिखा है, उनके साथ साथ उस समय में, उस युग में कैसे व्यक्ति रहते थे, कैसे लोग रहते थे, वो भी दिखाने का प्रयत्न किया है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है कि यह जो काव्यांश आत्मकथांश जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है, और जो आत्मकथांश लिया गया है उसका शीर्षक दिया गया है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ये विषय वस्तु जो विषय वस्तु की इस चैप्टर के अंदर जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, और उसी की तरह शीर्षक का भी नाम निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पे हम चैप्टर के अंदर कौन सी बात पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ा। हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है, उनके जीवन के रिलेटेड बातें भी हम लोगों ने देखी। आपको इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर बता दूं कि श्यामा जो है वो बच्चन जी की पहली पत्नी है, और बच्चन जी यहाँ पे बहुत बीमार रहते थे, और बच्चन जी की सेवा श्यामा बहुत अच्छी तरीके से करती थी। एक धर्म पत्नी का जो कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे श्यामा निभाती है, और पति की सेवा करते करते कब वो बीमारी श्यामा को लग जाती है तो वो पता ही नहीं चलता। और बच्चन जी
की बीमारी जो अंत में श्यामा को लग जाती है, उसके रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से निर्देश किया गया है, बताया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में से, यानी कि कोई व्यक्ति बीमार होगा तो आपने कई बार ऐसे नोटिस किया होगा कि मैं बीमार हूँ, मैं आज ये काम नहीं करूँगा, मैं बीमार हूँ तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। ऐसे कई सारे बहाने बनाएंगे जो व्यक्ति बीमार होगा वो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में से न था, यानी कि मैं अगर कभी भी बीमार होता हूँ तो मैं अपनी बीमारी को लाड़ प्यार कभी नहीं करता, जैसे लोग करते हैं कि मैं बीमार हूँ और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं वैसा आदमी नहीं था कि अगर मैं बीमार होता हूँ तो मेरी बीमारी को मैं लाड़ प्यार कभी नहीं करता। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। सच कहूँ तो जब भी मैं बीमार होता था, क्या कहता है यहाँ पे बच्चन जी जो है वो क्या कहते हैं कि जब भी मैं बीमार होता हूँ तब बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, कि बीमार होने के बावजूद भी मैं जो हूँ वो ज़्यादा काम करता था। और शायद मैंने आगे क्या लिखा, शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हमें स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं उस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। यहाँ पे श्यामा जी जो है वो क्या करते थे, वो जब भी बीमार होते थे तो वो कभी अपनी बीमारी को लाड़ प्यार कभी नहीं करते थे, वो उनके खिलाफ थे। और वो क्या सोचते थे, और उन्होंने कहीं पे लिखा पढ़ा हुआ था, जो लिखा था जिन्होंने गांधी जी ने ही लिखा था, और उन्होंने क्या पढ़ा था कि बीमार होना एक अपराध है, कि हम अपने हमारे शरीर का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है। कोई व्यक्ति आके हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखने वाला। हाँ, वो अलग बात है कि आपके मम्मी पापा आपकी बहुत अच्छी तरीके से केयर करेंगे, बट अगर मम्मी आपको आके बोले कि बेटा बीमार हो थोड़ा सा खा लो, अगर आप नहीं खाते हो, मम्मी एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, आपके साथ इतना बड़ा ज़बरदस्ती नहीं कर सकेंगे आपके पेरेंट्स भी। आपको खुद को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बात होती है कि स्वास्थ्य जो है वो हमको अपने तरीके से उसका ख्याल रखना होता है। तो बीमार होना अपराधी हम ही कहलाएंगे अगर हम बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पे अपराधी हम ही कहलाएंगे। उस सोच को लेखक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाते थे अपने जीवन के अंदर। अपराधी को दंड देना चाहिए, वो क्या सोचते थे, अगर बीमार व्यक्ति ने अपराध किया है, कौन सा अपराध, बीमार होने का अपराध, तो वो एक तरीके से अपराधी हुआ, तो अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। तो अभी अपराधी को क्या दंड देते हैं यहाँ पे लेखक जो है वो क्या कहते हैं, मुझे जब भी छोटी मोटी बीमारी होती, जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और क्या करते वो, और भी अपने आप से काम लेता। अब यहाँ पे अगर किसी को तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जुकाम आता है, कहेंगे हाय मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझे खांसी भी हो रही है, सिर दर्द भी हो रहा है। यानी सीधा ऐसा इंसान क्या करेगा, बेड पे जाके लेट जाएगा और बड़े चैन से आराम करेगा अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। बट यहाँ पे लेखक क्या करते हैं बच्चन जी, ऐसा कुछ नहीं करते। वो कभी बेड पे नहीं लेटेंगे, वो कभी भी खाट पर नहीं लेटेंगे, बट वो अपने आप से और ज़्यादा कम करवाएंगे, क्योंकि वो अपराधी है। क्यों अपराधी है? क्योंकि उसने अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा, और इसी कारण वो अपने आप को और ज़्यादा काम में उलझा देंगे। और यही फिर वो हर बार जब बीमार होते हैं और अपने आप को अपराधी समझकर वो अपने आप से और ज़्यादा काम लेते हैं। मुझे यहाँ पे क्या बताया गया है कि मुझे भरे भट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की
याद है। यानी कि वो जब भी सबसे ज़्यादा उनको बुखार आता था तभी भी वो कभी आराम नहीं करते थे, पर ऐसे हालात में भी वो ट्यूशन में जाते थे। वो बात भी उनको याद है कि बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश में पढ़ाता, मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। यहाँ पे बच्चन जी क्या कहते हैं कि एक तो बुखार, जिसको भी बुखार होता है उनका शरीर ऑलरेडी गर्म तो होता ही है, तो बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश में पढ़ाता और मजदूरी पढ़ाता। यहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन में भी और अच्छी तरीके से पढ़ाता था, जोश में आके पढ़ाते थे वो ट्यूशन के अंदर। और फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है कि हाँ, मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जितना आप लोग मजदूरी करोगे उतना ही कमाओगे। ऐसे जो गरीब मजदूर जो है, कर्मचारी जो है, उनको बीमार होने का कोई अधिकार नहीं। अगर वो बीमार होकर घर पे ही आराम करता रहेगा तो उसके पीछे उसका परिवार खड़ा है, उसका भरण पोषण कौन करेगा। तो यहाँ पे वही बात सेंटेंस में दोहराई गई है कि अगर कोई गरीब है, मजदूर है, तो उसको बीमार होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो बीमार है फिर भी उसको काम करना ही पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली का पेट पालने पोसने के लिए उसको बीमार होने का नाटक या तो फिर बीमार होके पड़े रहने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। उसको बीमार है, सच में उसको बुखार है, फिर भी उसको मजदूरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आगे क्या बताया है, बीमारी जो है वो अमीरों की हरमजदगी है। यहाँ पे हरमजदगी यानी कि हरामीपन। हरमजदगी का मतलब क्या होगा, हरामीपन। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और उत्साहक लगता। यहाँ पे क्या बताया गया है कि बीमारी जो है वो अमीर लोगों की हरमजदगी है, मतलब कि हरामीपना है। गरीबों को उसको अपने पीछे न लगाना चाहिए। अगर कोई अमीर थोड़ा सा भी बीमार होगा तो वो तुरंत आराम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। वो उन पैसों से अपने फैमिली का भरण पोषण कर सकता है, या तो फिर उन पैसों से वो अपना इलाज भी कर सकता है। बट गरीब जो है उसको बीमार होने का कोई चांस ही नहीं लेना है। यानी गरीबों को बीमारी को अपने पीछे कभी लगाना ही नहीं चाहिए। अगर वो बीमार हो जाता है कोई गरीब, तो उसको पहले तो अपने फैमिली का भरण पोषण करना होगा, और वो जिस बीमारी से लड़ रहा है उस बीमारी का उसको इलाज भी करना होगा, और उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत होगी। अगर वो बीमारी के कंडीशन में भी अगर वो उसको कैसे भी करके काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए बेटर है कि बीमारी को गरीब व्यक्ति जो है वो अपने पीछे लगाए ही ना। और यही बात यहाँ दोहराई गई है कि लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरीके से, अगर मैं मेरी बात लिखने को बैठूं तो बीमार अगर मैं होता हूँ तो मैं और ज़्यादा प्रोत्साह होता हूँ अपने काम को लेके, कि और ज़्यादा मैं अच्छी तरीके से अपना काम निभाता हूँ। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता है, जिसमें गलत पिघलकर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पना को उबाल देकर उच्छलित करती। यहाँ पे ये सारी बातें जो है वो उसी के लिए बताई है लेखक ने कि जब भी मैं बीमार होता हूँ तो मैं एक अलग तरीके से ही काम करने लगता हूँ। तो यहाँ पे वही बात एक्सप्लेन की गई है कि जब भी मैं बीमार होता हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मुझे मिलता है। एक तरीके की मेरे अंदर आग जलती है। किस बात की आग? कि मैं अपराधी हूँ तो मुझे दंड मिलना चाहिए, जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता है।
मेरी काम करने की जो रुचि है उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ाव मिलता है, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता है कि अगर मैं बीमार भी होता हूँ फिर भी मैं मेरे हृदय को उस काम में पूरी तरीके से ढल देता हूँ। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पना को उबाल देती है कि एक तरह की भट्टी, अगर मैं बीमार भी हूँ फिर भी मैं सारा काम मेरे विचार, भावना, कल्पनाओं के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैं वो काम मैं पूर्ण करता हूँ। ओके मित्रों, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ये पैराग्राफ और भी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ तक हम लोग मेरी बीमारी श्यामा ने ली यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।